वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। वाह वाह। नमस्कार, साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पटल पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ, और जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। तो आज अपने साहित्यिक जीवन की चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कोलकाता से उर्मिला ध्यावाला जी, जो कि बचपन से ही लिखने और पढ़ने में उनकी रुचि रही है। उन्होंने हिंदी लेखन में ज़्यादातर काम किया है, और अधिकतर जो रचनाएं उन्होंने लिखी हैं वो छंद मुक्त कविताएं लिखी हैं। उनकी अंजुरी भर शब्द प्रसून नाम से एकल काव्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है, और अनेक साझा काव्य संकलनों में आपकी रचनाएं भी प्रकाशित होती ही रहती हैं। हिंदी के कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में आपकी रचनाओं का प्रकाशन हो चुका है। इसके साथ ही ऑनलाइन जो है कई साहित्यिक पटल से आप जुड़ी भी हुई हैं, और आपको कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। पठन और लेखन में आपकी यात्रा अभी भी जारी है। तो आगे की जो यात्रा है वो अब डिटेल में विस्तार में जो है हम उनके श्रीमुख से ही सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं उर्मिला ध्यावाला जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे मंच पर, कि आज वो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ अपनी साहित्यिक यात्रा साझा करने के लिए जुड़ी हुई हैं। हमारे मंच की ओर से उर्मिला जी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी, चलिए तो प्रश्नों का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका यही है, क्योंकि बचपन से आपको लिखने पढ़ने का शौक रहा है, तो साहित्यिक यात्रा की इस लेखन की शुरुआत आपके किस प्रकार हुई? मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले सबसे पहले आपको माँ शारदे को नमन करती हुई आपको और आपके लब्ध प्रतिष्ठित मंच को नमन करती हूँ, और आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं और हम जैसे नवोदित कलाकारों को आगे बढ़ने का अवसर देते रहते हैं। और बहुत फिर बहुत जहाँ धन्यवाद। तक साहित्यिक यात्रा की बात है, तो जब मैं 11 साल की थी तब मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी। जी। उस समय मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। जी। उससे मैं इतनी मर्माहत और इतनी हतप्रभ थी कि बस मेरे भावनाएं मेरे शब्दों में फूटी। और लेकिन उस समय मेरी दीदी ने भी मेरे साथ मिलकर वो कविता पूरी की थी। जी। उसके बाद मैं 13 साल 14 साल की होते होते मैंने बहुत सारी कविताएं लिखती रही। स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में मैंने काफ़ी कविताएं लिखी। लेकिन मैं अपनी कविताओं को अपनी डायरी तक ही सीमित रखती थी। उनको ज़्यादा प्रकाशन नहीं करती थी उनका, जी। और ज़्यादा लोगों के साथ उनको साझा भी नहीं करती थी। जी। और बचपन की मेरी एक कविता जब मैं 16-17 साल की थी तब मैंने लिखी थी। आप चाहे तो मैं उसको सुना स्वागत दूँ? है, स्वागत है, स्वागत है। हुँ। दिल्ली की प्रसिद्ध सांस्कृतिक प्रदर्शनी में दिल्ली की प्रसिद्ध सांस्कृतिक प्रदर्शनी में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उद्घाटनकर्ता नेताजी का प्रवेश, जो किसी शुभ कार्य में श्री गणेश। पीकर तालियों की हाला, नेताजी बन गए उन्मत्त बाला। पीकर तालियों की हाला, नेताजी बन गए उन्मत्त बाला। रजत मंडित कैंची को चूम, बन गए नेताजी निर्धुम। अपने राजीव लोचनों को मूंद, माननीय नेताजी ने कैंची को जो चलाया, फीते की जगह पास लहराते भारत के अखंड गरिमा मंडित झंडे की रस्सी को काट गिराया। झंडा नीचे गिरने लगा, जनता में क्षोभ का सागर उमड़ने लगा। नेताजी का भी पसीना छूटने लगा। दर्शकों के तानों से उनका दम घुटने लगा। जल्दी से नीचे झुककर उन्होंने झंडा ऊपर उठाया। एक कुटिल मुस्कान चहूं और बिखेर हवा में अपना हाथ हिलाया। तत्पश्चात मंच पर खड़े हो नेताजी ने लंबा चौड़ा दिया अपना भाषण। भाइयों, जिस तरह मैंने आज गिरते हुए झंडे के रूप में
बचाई देश की लाज, प्रतिज्ञा करता हूँ इसी तरह आप सबकी शान की भी मैं मरते दम तक करूंगा रक्षा। शुद्ध भीड़ में से एक स्वर गूंजा, एक ठहाका, आह! चीर हरण करता दुशासन अब द्रौपदी का चीर बढ़ाने चला है। आह! चीर हरण करता दुशासन अब द्रौपदी का चीर बढ़ाने चला है। श्री कृष्ण बन कौरव भी अब गीता का पाठ पढ़ाने चला है। श्री कृष्ण बन कौरव भी अब गीता का पाठ पढ़ाने चला है। बहुत खूब, बहुत खूब। और बहुत ही सुंदर आपने जो पंक्तियां हैं वो कही हैं। उस समय 16-17 साल की उम्र रही होगी मेरी। जी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ। इस आपके लेखन में आपके परिवार का जो सहयोग है वो किस प्रकार का रहा? सहयोग की बात कहूँ तो बचपन से ही मुझे मेरे भाइयों ने, मेरी दीदी ने, सबने मेरी कविताओं को बहुत सराहा। शादी से पहले मैं बहुत स्कूल के टाइम, कॉलेज के टाइम बहुत लिखी। स्कूल के टाइम शिक्षिकाओं ने भी मेरी हिंदी को हमेशा सराहा और हमेशा मुझे प्रोत्साहन दिया। मेरी सहेलियों से सबसे मुझे प्यार मिला। जी। और शादी के बाद भी पति से, फिर बच्चे होने के बाद बच्चों से, सबसे मुझको इतना प्रोत्साहन मिला कि हमेशा मैं आगे बढ़ती रही। जी, बहुत खूब, बहुत सुंदर बात है कि परिवार ने आपको बहुत सहयोग किया है। हम्म, तो आपके क्योंकि हम्म, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बहुत रही और हम्म, इसके साथ भी आप बचपन से ही आपको पढ़ने लिखने का शौक रहा है, तो हम्म, घर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच, बच्चों के लालन पोषण के बीच आपने लेखन को कैसे मैनेज किया? हम्म। भावनाएं तो मतलब किसी के बस की नहीं होती है। अब मैं शाम को छत पे ही टहलती हूँ तो चांद को देख के, तारों को देखकर, या बारिश आ रही है, किसी भी देखकर भावनाएं तो बह जाती, कविताएं अपने आप से रची जाती है। जी। और हालांकि बच्चे होने के बाद, शादी के बाद एक बार थोड़ी सी डिब्बे में बंद हो गई थी कविताएं। और धीरे धीरे, लेकिन जब अभी कोविड काल आया तो थोड़ा इन्फेक्शन हुआ, मेरे को आइसोलेटेड रहना पड़ा। तब मेरे बच्चों ने कहा कि आप आइसोलेटेड है, आपके पास कुछ काम नहीं है, आप अपनी कविताओं को फिर से निकालो, उनको लिखो और हम लोग आपकी पुस्तक छपवाएंगे। तो उनके प्रोत्साहन से मैंने फिर से अपनी पुस्तक के लिए तैयारी की और उन्होंने मेरी पुस्तक छपवाने में मेरा सहयोग किया। तो बहुत इसका खूब, पूरी, बहुत सुंदर। हाँ, पूरा सहयोग उनसे मुझे मिला। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात है कि आपके बच्चे आपको इतना सपोर्ट हाँ, करते हैं। बिल्कुल। उनकी आपकी जो पुस्तक है उसके उसका जो श्रेय है वो आप अपने बच्चों के साथ भी साझा करती हैं, वाकई मेरे में। बच्चे, मेरे भैया, बड़े भैया ने भी बहुत सहयोग किया। और उसकी मतलब भूमिका प्रस्तावना जो बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमशंकर जी त्रिपाठी ने लिखी थी, वो सब मेरे भैया के सहयोग से ही हुआ। अरे वाह, बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। तो लेखन के साथ साथ आप और क्या क्या करना पसंद करती हैं? ऐसे मुझे, मतलब मेरे 3 बच्चे हैं, छोटे-छोटे पोता-पोती भी है, 1-1 साल के, इसलिए मेरा ज़्यादा समय उन सब के साथ में चला जाता है। मैं खुश हूँ, मतलब जैसी भी परिस्थितियाँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। तो बहुत कुछ ऐसे नहीं करती हूँ, लेकिन सबके साथ एन्जॉय करना, सब कुछ करना। और अब तो लेखन में मतलब इतना समय जाता है कि मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी कविता ही हो गई है अब से। बहुत सुंदर बात है ये। तो आपकी जो रचनाएं हैं वो मुख्यतः किन विषयों पर आधारित होती हैं? मेरी रचनाएँ ऐसे, मुझे प्रकृति से भी बहुत प्रेम है, देशभक्ति या क्रांतिकारियों से भी मुझे प्रेम है। जो हिंदी के जो बड़े-बड़े रचनाकार हुए, प्रसाद जी, पंत जी, वीराला जी, महादेवी जी, सबकी रचनाएँ मुझको बहुत प्रेरणा देती है। तो मैं सबसे ही प्रेरित हूँ ऐसे, कोई एक विषय नहीं है। और आजकल तो जो ऑनलाइन से जुड़ी हूँ तो बहुत सारे विषय वो लोग खुद देते हैं, तो सभी विषयों पे मैं लिख लेती हूँ। ये बस बहुत मुझे सुंदर छंदों बात का है। थोड़ा कम ज्ञान है, उन पे कोशिश कर रही हूँ अभी मैं। बहुत सुंदर बात है और इंसान को सीखते रहना चाहिए। और आप नया सीखने के लिए उत्सुक हैं तो बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी, तो धन्यवाद। अगला जो प्रश्न है वो आपके, अब हम जो है साहित्य से संबंधित ही पूछना चाहेंगे कि आजकल जो साहित्य का स्वरूप है वो बदल गया है। जैसा कि पहले प्रकाशन के लिए बहुत मेहनत करनी होती थी, बहुत चुनिंदा व्यक्तियों की पुस्तकें ही आ पाती थी। लेकिन हुँ, आज जो डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो प्रकाशन उतना
जो है कठिन नहीं रह गया है। तो ऐसे में साहित्य के बदलते स्वरूप पर, ऐसी परिस्थितियों में, टेक्नोलॉजी के समय में साहित्य के बदलते स्वरूप पर आप क्या कहना चाहेंगी? हालाँकि पहले के जो कवि वो झोला लेकर और मोटा चश्मा पहन के चलते थे, कवियों की पहचान वही होती थी, जो मतलब उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं होती थी। और मंचों पर बहुत कम रुपए से के लिए उनको कविताएँ बोलना कहना पड़ता था, उनकी कविताओं की चोरी भी बहुत होती थी, जो ये सब अभी भी होता है, लेकिन उनका जीवन कठिन था और अब सब कुछ बहुत सहज हो गया है। हमको ऑनलाइन माने अब तो डायरी और कलम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मोबाइल में ही हम अपनी रचना टाइप करके मोबाइल से ही भेज देते हैं। तो बहुत ईज़ी हो गया हमारे लिए, बस अच्छे शब्द, अच्छी भावनाएँ और अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने कही है। और अगले प्रश्न से पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आपकी श्रीमुख से एक सुंदर सी कविता जो है आप उन्हें सुनने को मिले। मैंने नदी और नारी की मतलब तुलना करते हुए एक कविता लिखी थी कि नदी और जी। तुम नाव से चीरते रहे नदी की आत्मा, तुम नाव से चीरते रहे नदी की आत्मा और वो चलती रही, बढ़ती रही, बहती रही। पीन मुक्ता नवरत्न माणिक आंचल से अपने लुटाती रही, बिछाती रही और तुमने बटोरा कितना ही, फिर भी रहे अतृप्त असंतुष्ट ही। बेदर्दी से तुम करते रहे देह उसकी मलिन, कभी नादानी से, कभी मनमानी से, कभी शैतानी से, पर वो मुक्त हस्त निधि अपनी लुटाती रही, अर्पण करती रही। तृषा तुम्हारी बुझाती रही, मिटाती रही। तुमने तुमने उसके सीने को ही बांध दिया बांधों से, कैद कर दिया उसके जल को अपने नव अनुसंधानों से। पर वो अपनी संपदा लुटाती रही, बिछाती रही, टकरा कर राह के पाषाणों से भी चोट कर अपने घावों को स्वयं ही सहलाती रही, इठलाती रही, मचलती रही। तुम तुम नाव से चीरते रहे नदी की आत्मा और वो चलती रही, बढ़ती रही, बहती रही। बहुत खूब, बहुत खूब। और स्त्री जो है उसको एक नदी से आपने जो उसकी तुलना की है, बहुत सुंदर पंक्तियाँ और बहुत उम्दा आप लिखती हैं। तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि मोबाइल का समय जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चे ज़्यादातर समय जो है वो मोबाइल पर प्रयोग में लाते हैं। तो ऐसे में किताबों के प्रति रुचि जो है वो उनकी कम हो गई है। बच्चे जो है वो ज़्यादातर मोबाइल पर, टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ही निर्भर हो गए हैं। गेम्स खेलना, बाहर सब इस तरह की चीज़ें जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब वो नहीं करते हैं। तो ऐसे में संस्कार देने का जो काम है, साहित्य से जुड़ने का जो काम है, उसकी ज़िम्मेदारी जो है, चाहे पेरेंट्स की कहो, टीचर्स की कहो, वो बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम साहित्य जो है वो कितना ज़रूरी मान सकते हैं? साहित्य तो हमारी नींव है। मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि खूब मस्ती करो, आनंद करो, नई-नई टेक्नोलॉज़ी तुम लोगों ने ही विकास किया, तुम लोग उसका पूरा उपयोग भी करो और जी। वो बहुत अच्छी भी है। अगर उसके हम लोग सही तरीके से उपयोग करें तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए जी। और अपने साहित्य से, अपने नींव से हमको नहीं हटना चाहिए। उसके लिए मैं एक छोटी-सी चंद पंक्तियाँ लिखी थी, वो लिखती हैं सुनाऊँ? जी, स्वागत है। हाँ। उड़ो तुम स्वच्छंद उड़ो तुम स्वच्छंद, माप लो ऊंचाई आसमान की, पर भूलना न कभी उस नींद को जिसने तुम्हें पहचान दी। आनंद मनाओ, खुशियां मनाओ, जीवन के हर एक पल को जी लो, पर प्रकृति को, पर्यावरण को कभी न भूलो। है दायित्व तुम्हारे कंधों पर, है दायित्व तुम्हारे कंधों पर, तुम्हें ये गोलार्ध उठाकर रखना है, रखनी है जीवित अपनी सनातन संस्कृति और अपनी भारत माँ को गौरवान्वित रखना है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। और मुझे लगता है हमारे बच्चों को ये संदेश ज़रूर मिलेगा, और अगर एक भी बच्चा जो है इससे कुछ सीख पाता है तो हमारा ये छोटा सा प्रयास जो है वो ज़रूर सफल होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि हम पुराने जो साहित्यकार थे, पहले जितने भी रचयिता थे, बहुत सोचते थे, बहुत गहरे, कहते हैं ना कि एक इमेजिनेशन का जो समंदर है, हम्म। उनमें गोता लगा करके एक सुंदर सा मोती ढूंढ कर लाते थे, और वो रचनाएं जो है जब हम सुनते थे तो खो जाते थे। लेकिन आज के समय में ये सब उतना जो है वो मुश्किल नहीं रह गया है। ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, सभी की बात नहीं करूँगी मैं, लेकिन बहुत से हम्म। लोग हैं ऐसे जो मंचों पर दूसरे कवियों की रचनाएं पढ़ लेते हैं प्रसिद्ध हम्म। होने के लिए। दो चार कवियों की रचनाएं पढ़ो, उनको कट कॉपी पेस्ट करो, थोड़ा सा फेर बदल करो और अपने नाम से प्रकाशित करा दो। और कभी हम्म। कभी तो कुछ लोग पूरी की पूरी रचना ही अपने नाम से प्रकाशित करा देते हैं। तो हम्म। ऐसे में जो नए बच्चे लेखन से जुड़ रहे हैं, ऐसे जो लेखक हैं जो कि इस तरह की चीज़ें करते हैं, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? मैं यही सुझाव देना चाहूंगी कि आप चाहे न लिखो, सिर्फ पढ़ लो, लेकिन अगर लिखो तो अपना खुद का कुछ लिखो, किसी की चोरी नहीं करो। उनकी कविता लिखना तो उनके नाम के साथ ही लिखो, उसमें अपना नाम मत जोड़ो, कुछ अपना नया करके लिखो। जी, वही मैं चाहती हूँ। बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि अगर आप पंक्तियों में फेरबदल कर पा रहे हैं तो यकीनन आप एक लेखक के गुण आप में हैं, लेकिन अपनी उन शक्तियों का प्रयोग जो है आप सकारात्मक कीजिए। अगर आपको हम्म। लग रहा है कि विचार नहीं आ पा रहे हैं तो और पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितना हाँ। पढ़ेंगे उतने ही विचार आते जाएंगे आपके दिमाग में। तो बहुत सुंदर बात ये मैं आपने कही है। हम्म, जी। मैं दिनकर जी के ऊपर मैंने एक तो लिखी थी रचना, वो कहूँ मैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दिनकर जी को समर्पित मेरी कविता। लेखनी से जिनकी अम्लीय रस की धार बहती है, लेखनी से जिनकी अम्लीय रस की धार बहती है, शब्द शब्द में जिनके राष्ट्रीय चेतना की हुंकार बहती है, वो जी। मात्र एक कलमकार नहीं हो सकते, वो मात्र एक कलमकार नहीं हो सकते, वो एक जादूगर है, राष्ट्र कवि है, राष्ट्रीय चेतना के प्रबल उजागर है। उनकी रश्मि रथी में कर्ण कृष्ण सब जीवंत हो उठते हैं, उर्वशी की पंखी मुस्कान से पुरुरवा हताहत हो उठते हैं। उनकी सूरज से तेज और रचना से ओज झलकता है, उनके काव्य गीत निबंध सब में मधुर रस टपकता है। उनकी वाणी की हुंकार से धरा व्योम में हलचल मच जाती है, उनकी वाणी की हुंकार से धरा व्योम में हलचल मच जाती है। नन्हे शिशुओं के दुग्ध की खातिर उनकी पंक्तियां स्वर्ग लुटते चली जाती है। बहुत खूब। नन्हे शिशुओं के दुग्ध की खातिर उनकी पंक्तियां स्वर्ग लुटने चली जाती है। उनके शब्दों के हाथ में तलवार है, उनके शब्दों के हाथ में तलवार है, कभी सत्ता पर तो कभी शोषक वर्ग पर रहनवार है। बहुत ज्ञानपीठ, खूब, बहुत साहित्य खूब। अकादमी, पद्म भूषण सब उनको पा गर्वित होते हैं। ऐसे युग प्रवक्ता कवि कभी कभी ही अवतरित होते हैं, बहुत ऐसे खूब। युग प्रवक्ता कवि कभी कभी ही अवतरित होते हैं। नमन साहित्य के उस सशक्त हस्ताक्षर को, नमन साहित्य के उस देदीप्यमान दिवाकर को, पीढ़ियों तक जो जनमानस को आलोकित करते रहेंगे। नमन सिमरिया ग्राम के उस उज्जवल पंकज को जो अपनी दिव्य सुरभि से जगत को सदा सुहासित करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्तियाँ आपने कही। और जो है, शब्द नहीं है ऐसी पंक्तियों के लिए कि आप इतना सोच करके एक सुप्रसिद्ध कवि के ऊपर जो आपने इतना सुंदर लिखा है, सच में काबिल तारीफ है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब तक के इस लेखन में क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ये मुझसे छूट गया, कि काश मैं ऐसा कर पाती, जिसका आपको अफसोस होता? जी, अफ़सोस है कि मैं बहुत छोटी उम्र से लिखना मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो उस टाइम मैंने अपनी रचनाओं को सिर्फ़ अपनी डायरी तक ही सीमित रखा मैंने, और उस समय मैंने और ज़्यादा पुस्तकों का पठन नहीं किया। तो कभी-कभी मुझे लगता है, अगर मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा पठन करती और अपनी पुस्तकों को सबके साथ शेयर करती, तो हो सकता है अभी मैं और भी ज़्यादा मुकाम हासिल कर लेती। बिल्कुल, इच्छाएँ असीमित हैं, जितनी पूरी होती ठीक है। जाएँगी, मुझे लग रहा है हुँ, कुछ हुँ। ना कुछ अधूरी रह ही जाएँगी। तो बहुत बिल्कुल, सुंदर सी बिल्कुल। बात है। तो अब क्योंकि समय सीमित है, प्रोग्राम जो है अंत की ओर बढ़ रहा है, तो अब हम चाहेंगे कि आप
के श्रीमुख से एक कविता और हमारे दर्शकों को सुनने को मिले। चूंकि मैं कोलकाता से हूँ और जी कोलकाता में कुछ टाइम पहले आरजीकर वाला कांड हुआ था, वो सबको पता है, बहुत चर्चा में था। जी उस बिल्कुल। पर मैं थी, वो कविता मैं शेयर करना चाहती हूँ। जी जी जी। नारी गर है शक्ति स्वरूपा, नारी गर है शक्ति स्वरूपा, तो क्यों पुरुषत्व का ऐसा घिनौना रूप, नोच कर जिस्म खा रहा उसी को, दिया है जिसने उसको प्रारूप। भूख हवस की ऐसी अंधी कि अश्लीलता की हदें पार हो जाती है। भूख हवस की ऐसी अंधी कि अश्लीलता की हदें पार हो जाती है। उसकी लपलपाती जिह्वा की तृप्ति हेतु एक नारी की अस्मिता तार तार हो जाती है। कहाँ हुआ है ऐसे पुरुष का विकास, कहाँ हुआ है ऐसे पुरुष का विकास, अब भी तो वो आदिम बना बैठा है। दुनिया पहुंच गई है चांद पर कुछ लोगों का तो जीवन ही औरत जिस्म और बदहवासी में ही अटका बैठा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या ईश्वर ने ही गुनाह किया है स्त्री की ऐसी संरचना बनाकर, क्या ईश्वर ने ही गुनाह किया है स्त्री की ऐसी संरचना बनाकर, या स्त्री ने ही गुनाह किया है घर की चौखट लांघ कर। क्या स्त्रियां आजादी से जी नहीं पाएगी, क्या स्त्रियां महज सृष्टि निर्माण की मशीनी बनकर रह जाएगी, पक पक कर भूखे भेड़ियों का शिकार होकर। क्या अब भी स्त्री द्रौपदी और अहिल्या सी श्रापित ही रह जाएगी। क्या अब राम न आएंगे, क्या केशव अब लाज न बचाएंगे। इतने कौरव, इतने दुशासन दुर्योधन है, तो बचाएगा कौन नारी का गुरूर। प्रश्न अनेक है, उत्तर है अगर आपके पास तो सुझाइएगा जरूर। धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्तियाँ और बहुत सुंदर शब्दों में, सरल शब्दों में आपने स्त्री की जो उत्पीड़न हो रहा है, उसका जो शोषण हो रहा है, उसके जो अ, ये जो बदसलूकी उसके साथ हो रही है, जानवरों जैसा जो सलूक है, बहुत ही विकृत मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। सच में बहुत अच्छे शब्दों में बहुत ही सुंदर रचना जो है वो आपने लिखी। आप, जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, बेहद उम्दा आप लिखती हैं। और एक बहुत ही संवेदनशील हृदय होता है एक कवि का, तभी वो इस तरह की जो रचनाएं हैं तो उन्हें भी लिख पाता है। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और अब क्योंकि कार्यक्रम अंत की ओर बढ़ रहा है, तो हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक, जो श्रोतागण आपको देख सुन रहे हैं इस समय, उनके लिए आप दो शब्द कहें। पहले तो मैं आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। गजब का जज्बा है आप में, गजब का जज्बा है आप में, साहित्य की सेवा करती है अनुपम। है इश्क आपका साहित्य से, सागर से गहरा है आपका सृजन। छू लो कामयाबियों का आसमां आप, छू लो कामयाबियों का आसमां आप, पालो नित नए मील के पत्थर, नित नया करिश्मा और भावों के अथाह समंदर। हमारी कलम को प्यार दिया आपने, हमारे भावों को दिया है सम्मान। कितने साहित्य प्रेमियों को जन्म दिया आपने, कितनों को दिया है मुकाम। आपकी ये साहित्य सेवा कभी व्यर्थ न जाए। गरिमा जी, आपकी गरिमा नित्य बढ़ती जाए। दीप बहुत सिखासी लो आपकी ऊंची और ऊंची उठती जाए। बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने प्यारे शब्दों के लिए। धन्यवाद। जी और आज के रचनाकारों के लिए भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ जी, स्वागत कि है। रचो तुम रचनाएं नित नई, रचो तुम रचनाएं नित नई, चलाते रहो लेखनी अविराम। लेकिन पढ़ो, गुनो महान रचनाकारों को, लिखना तब अर्थपूर्ण और सकाम। ग्रंथ जो इतने उन्होंने लिख डाले, हिंदी साहित्य दे दिया एक मुकाम। प्रयत्न करो तुम भी लिखो ऐसा ही कुछ, याद रखे जमाना तुम्हारा काम, याद रखे बहुत जमाना सुंदर, बहुत तुम्हारा काम। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर आप लिखती हैं, सच में काबिल तारीफ़ है। और अंतिम धन्यवाद। पंक्तियों के लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और मैं अपने मंच की ओर से, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया और अपनी साहित्यिक यात्रा जो हमारे साथ साझा की है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। विदा लेने से पहले दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि ये ज़िंदगी हंसी है, इसे प्यार करो।
ये जिंदगी हंसी है इसे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिशें हैं आपको, वो वाह। पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिशें हैं आपको। ईश्वर पर रखो भरोसा और वक्त पर एतबार करो। ईश्वर पर रखो भरोसा और वक्त पर एतबार करो। ऐसे लोग जो थक रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं असफलताओं से, उनके लिए ये एक संदेश है कि थोड़ा सा समय दो, ईश्वर पर भरोसा रखो, ज़रूर सब कुछ सफल होगा, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएंगी। और आइए अब हम सब विदा लेते हैं अगले रविवार तक के लिए, जहाँ हम फिर से हाजिर होंगे एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, धन, मस्त रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।